जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है सास ससुर का दर्द। मनोरमा जी सुबह जल्दी उठकर अपने और अपने पति के लिए चाय बनाकर लाती हैं। फिर जल्दी से नहा धोकर मंदिर जाने की तैयारी करने लगती हैं। उनकी इस खटर पटर से उनकी बहू की आंख खुल जाती है और वह सुबह सुबह ही अपने पति पर तानों की बाढ़ शुरू कर देती है। मैं पूछती हूँ कि मुझे भी जीने का हक है या नहीं। थक हार कर रात को आती हूँ और थोड़ी देर तुम्हारी माँ मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। मैं ये नहीं कहती कि अपने माँ बाबूजी को घर से बाहर निकाल दीजिए, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उन्हें कुछ कहा ही ना पाए। वह तो दिन भर घर में बैठे बैठे बिस्तर तोड़ती रहती हैं। खुद की नींद तो पूरी हो जाती है और हमारी नींद खराब कर देती हैं। इतना नहीं होता उनसे कि घर के कामों में मेरा हाथ बटा दिया करें। आपको पता भी है घर का काम कितना होता है। अब मैं नौकरी करूं या घर का काम, और अगर वे लोग घर का थोड़ा सा काम कर देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। अरे इसमें शोर मचाने वाली कौन सी बात है। जब देखो बेचारे माँ बाबूजी के पीछे ही लगी रहती हो। बेचारे करते तो हैं वह लोग घर का सारा काम, अजी क्या खाक कम करते हैं। कल भी कपड़े रख कर गई थी धोने को, एक कपड़ा अपनी जगह से हिला तक नहीं। और रसोई घर में बर्तनों का ढेर लगा सो अलग। छोटे बेटे और बहू के कमरे से आती इन आवाज़ों को सुनकर अपने कमरे में बीमार पति की देख रेख करती मनोरमा जी उदास हो गई और सोचने लगी, अभी आता ही होगा बेटा मेरे कमरे में मुझे समझाने के लिए कि माँ घर का काम किया करो। हम भी तो दिन भर दौड़ धूप करते हैं, कोई घर पर बैठकर मज़े नहीं लूट रहे हैं। नौकरी पर जाते हैं तब जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती है आप लोगों को। इतने में ये बातें सोच ही रही थी कि देखा सामने उनके सपुत्र हाजिर थे, जिसे अच्छी तरह समझा बुझाकर माँ बाबूजी के पास भेजा गया, जैसे कसाई को बकरा काटने के लिए भेजा जा रहा हो। बस फिर क्या था, लगा दोहराने उन सभी बातों को। माँ बोली, बेटा तुझे तो पता है ना, घुटने तो मेरे पहले ही काम नहीं कर रहे थे। 2 दिन से तेरे बाबूजी बुखार में पड़े हुए हैं। तेरे बाबूजी की देखरेख करने में मेरी हिम्मत तो कपड़े धोने की नहीं थी। बूढ़ी हड्डियां हैं, अभी तो जवाब दे ही देती हैं। फिर भी जैसे तैसे मैं और तेरे बाबूजी मिलकर अपना खाना पका कर खा लेते हैं। बहू को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। कल तेरे बाबूजी की तबीयत खराब होने की वजह से हम दोनों ने नाश्ता भी नहीं किया था। तो माँ, अगर बाबूजी बीमार थे तो बाकी के काम आप भी तो कर सकती थी। बातों के बाढ़ छोड़ता हुआ छोटा बेटा राजेश नौकरी के लिए निकल गया, साथ में उसकी पत्नी रागनी भी। मनोरमा जी, जब अपना ही शरीर साथ न दे तो कोई सगा नहीं होता, चाहे वो अपना बेटा ही क्यों ना हो। जब तक आप दौड़ दौड़ कर घर के सारे काम कर रही थी, तब तक तो बहू माँ माँ करते हुए आपके आगे पीछे दौड़ती थी, हंसती बतियाती थी। कुछ दिन की बीमारी ने ही हमें एहसास करा दिया कि हमारी इस घर में कितनी इज्जत है। केदारनाथ जी बोले, एक बात तो है श्रीमती जी, जब तक बड़ा बेटा और बहू हमारे साथ थे वह हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देते थे। चाहे आपको लाख बुरे लगते हों, लेकिन दिल के साफ थे वे दोनों। बड़े बेटे बहू का नाम सुनते ही मनोरमा जी के दिल में एक खुशी उठी। जाने कितनी ही कड़वी मीठी यादें उनके समुद्र रूपी दिल में हिलोरे ले रही थीं। अभी 3 साल ही हुए थे बड़ी बहू नीलम को ब्याह कर लाए हुए इस घर में। नैन नक्श आकर्षण थे, मगर सांवले रंग की थी। सभी कामों में सुगड़ती, लेकिन जो भी काम करती उसी में मनोरमा जी को कोई ना कोई नुक्स नज़र आता तो वह हंसकर माफ़ी मांग लेती थी। गरीब घर की थी, इसीलिए दान दहेज ज़्यादा नहीं आया था। पढ़ी लिखी भी थोड़ा कम थी, तभी शायद आंखों में खटकती थी। सासू माँ की छोटी बेटी रानी
और देवर का भी पूरा सम्मान करती थी। फिर भी ना जाने क्यों वह लोग उसे कभी सम्मान नहीं दे पाए। सभी को घर की मुर्गी दाल बराबर ही लगती थी, लेकिन पति आकाश उसका पूरा सम्मान करता था और प्यार देता था, तो नीलम को भी शिकायत नहीं रहती थी। कुछ समय के बाद उसकी ननंद रानी का रिश्ता भी अच्छे घर में तय कर दिया गया। लड़का विदेश में सेटल था। शादी के समय बड़े बेटे और बड़ी बहू ने दौड़ दौड़ कर सारे काम किए। शादी अच्छे से निपटी हुई थोड़ा ही समय बीता था कि छोटे बेटे राजेश का भी विवाह कर दिया गया। जब छोटी बहू घर में आई तो सभी ने जोरों शोरों से स्वागत किया। स्वागत? जी हाँ, वह तो होना ही था, क्योंकि दान दहेज से घर जो भर दिया था उसके माता पिता ने। ऊपर से पढ़ी लिखी भी ज़्यादा थी, दिखने में खूबसूरत, गोरा रंग और सुंदर नैन नक्श भी। मनोरमा जी तो निहाल हो गई अपनी छोटी बहू पर। जब पड़ोसी देखते तो बोलते, बड़ी बहू का नाम नीलन तो ठीक है, पर छोटी बहू का नाम रोशनी रख दो। मनोरमा जी उसके रंग के साथ खूब मैच करेगा। छोटी बहू यह सब सुनकर मन ही मन खुश हो जाती और सास की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब तो ससुराल वालों को बड़ी बहू फूटी आंख नहीं भाती थी। जरा जरा सी बात पर ताने तैयार रहते थे सासू माँ के। छोटी बहू के आने के बाद भी सारा काम बड़ी बहू को ही करना पड़ता था। दलील यह थी कि बड़े घर से आई है, काम थोड़ी करेगी। अब तो छोटी बहू भी बात बात पर अपनी जेठानी की चुगली करने से बाज नहीं आती थी। उसने सासू माँ के दिमाग में यह शक पैदा कर दिया था कि भाभी अपने मायके में पैसा भेजती है और अपने पति राजेश के साथ मिलकर उस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। मनोरमा जी उनकी बातों में आकर भड़क गई। एक दिन अपने खिलाफ साजिश होते देख बड़ी बहू के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपने पति आकाश को सारी बात बता दी। यूँ तो आकाश किसी मुद्दे पर बोलता नहीं था, लेकिन अब वह चुप ना रह पाया। माँ, नीलम घर का सारा काम करती है, दिन रात आपकी सेवा में हाजिर रहती है और बदले में आप इस पर आरोप लगा रही हैं कि वह मायके में पैसा देकर आती है। ऐसा करना तो दूर की बात है, वह ऐसा सोच भी नहीं सकती। कल की आई पत्नी की तरफदारी करता है और हमारे सामने आंख दिखाता है। नालायक, निकल जा हमारे घर से। हमारे घर में तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों की, बड़े बेटे और बहू को बगावत के जुर्म में घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और पिताजी ने उसे जायदाद से भी बेदखल कर दिया। मकान और दुकान छोटे बेटे के नाम कर दिए गए और यहाँ से शुरू हुई हंसते खेलते परिवार की बर्बादी की दास्तान। अब घर पर केवल राजेश और उसकी पत्नी का ही राज था। माता पिता तो उनके हुक्म के गुलाम थे। बिगड़ा हुआ तो राजेश बचपन से ही था और जब उसे जुआ खेलने की आदत पड़ गई तो दुकान उसने बड़े भाई से हथिया ली थी, उसे जुए में गंवा दी। अब घर और परिवार की कमाई का एकमात्र साधन भी खत्म हो गया था और आर्थिक तंगी से निपटने के लिए राजेश और उसकी पत्नी ने नौकरी करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद पिताजी भी बेरोजगार होकर घर में बैठ गए और इस हालात में पहुंच गए। क्या हुआ श्रीमती जी, कहाँ खो गई? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ? केदारनाथ जी अपनी पत्नी से बोले। नीलम बहू की याद आ गई। बड़ी ही भली बच्ची थी वो, लेकिन हमने जो उन लोगों के साथ किया, भगवान उस बात के लिए कभी हमें माफ़ नहीं करेगा। उसी बात की सज़ा मिल रही है हम लोगों को, भाग्यवान। खैर अब छोड़िए इन बातों को। छोटी बहू कपड़े धोने के लिए कह कर गई थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा बुखार अभी ठीक है, तो मैं धो देता हूँ, कहते हुए केदारनाथ जी उठकर बाथरूम में चले गए। तभी अंदर गए ही थे कि बाथरूम में से एक जोरदार आवाज़ आई और केदारनाथ जी चिल्लाने लगे। उनकी पत्नी का कलेजा मुंह को आ गया।
लाठी के सहारे चलती हुई बाथरूम तक पहुंची तो देखा केदारनाथ जी फर्श पर गिरे हुए हैं और उठने में लाचार हैं। हिम्मत जताकर बड़ी मुश्किल से उन्हें जैसे तैसे अपना सहारा देकर उठाने में सहायता की और कमरे तक लेकर आ गई। केदारनाथ जी कमर दर्द से करहा रहे थे। मनोरमा जी उन्हें मलहम लगाने लगी। उनकी आंखों से आंसू की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह से दोनों ने कुछ भी नहीं खाया पिया था। बीमारी के कारण मनोरमा जी भी खाना बनाने में असमर्थ थी। कुछ फल रखे हुए थे, उन्हें काटकर ले आई और जैसे तैसे दोनों ने पेट भरा। थोड़ी देर बाद भी जब दर्द कम नहीं हुआ तो मनोरमा जी ने राजेश को फ़ोन किया। बेटा, तेरे बाबूजी बाथरूम में फिसल गए हैं, जल्दी आ जाओ, डॉक्टर के पास लेकर जाना है उन्हें। अरे माँ, मेरे पास अभी इतना समय बिल्कुल भी नहीं है और शाम को भी मेरी ज़रूरी मीटिंग है, रात को ही आ पाऊँगा। यह कहकर राजेश ने फ़ोन रख दिया। शाम को जब छोटी बहू आई तो कपड़ों का ढेर जैसा का तैसा देखकर बरस पड़ी सास ससुर पर। माँ जी, 2 दिन से कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, इतना नहीं कर सकते थे कि घर बैठे आप दोनों यह कपड़े ही मशीन में धुलने डाल देते? बहू, तुम्हारे बाबूजी कपड़े ही धोने जा रहे थे कि बाथरूम में फिसल गए और यह हालत हो गई उनकी। और तुम हो कि थोड़ी देर पहले ही जिन आंसुओं को बड़ी मुश्किल से शांत करके बैठी थी, फिर से वह निकल आए। बजाय बाबूजी का हाल चाल जानने के, छोटी बहू गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर चली गई। रात को राजेश के आते ही छोटी बहू ने उसके कान भर दिए। माँ ने उसे आवाज़ दी, राजेश बेटे, अपने बाबूजी का हालचाल तो देख ले, कैसी हालत में पड़े हुए हैं वह बेचारे। माँ, मैं थका हारा आया हूँ, अभी घर पर लौटा ही हूँ, थोड़ी देर आराम भी नहीं करने देती हो आप मुझे। और क्या हुआ है बाबूजी को, ठीक तो दिख रहे हैं। 2 दिन मलहम लगाओगी तो दर्द भी चला जाएगा। छोटे बेटे की तीखी बातें माँ पिताजी को तीर के समान चुभ रही थीं। अब तो लाचार जीवन बोझ लग रहा था उन्हें। अगले दिन जब छोटी बहू ने देखा कि कुछ फल गायब हैं तो नौकरी पर जाने से पहले रसोई घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया और चलती बनी। बूढ़े पति पत्नी बेचारे भूखे प्यासे निढाल अवस्था में पड़े रहे। शाम को हालचाल जानने के लिए मनोरमा जी की बेटी का फ़ोन आया तो पूछने लगी, माँ, आपका क्या हाल है और बाबूजी कैसे हैं? बेटी की आवाज़ सुनकर और अपनापन पाकर मनोरमा जी अपने असीमित दुख को छुपा ना सकीं और रोती रोती सारा हाल सुना दिया। अपनी माँ की बेबसी भरी आवाज़ से बेटी रानी के दिल को चीर कर रख दिया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, मीलों दूर जो थी उनसे। अगले दिन उसने अपने बड़े भाई आकाश को फ़ोन लगा दिया। इतने समय बाद अपनी बहन का फ़ोन देखकर आकाश हैरान सा रह गया। फ़ोन उठाते ही रानी रो पड़ी और माँ बाबूजी के साथ हो रहे अत्याचार की कहानी एक ही सांस में कह सुनाई। यह सुनकर आकाश की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत अपनी पत्नी नीलम को अपने साथ चलने को कहा। उसे रास्ते में सारी बात बताई। घर पहुंचकर देखा तो माँ बाबूजी बेहाल अवस्था में भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। उनकी बेबसी ने बड़े बेटे और बहू के दिल को अंदर तक छील कर रख दिया। अपने बेटे आकाश और बड़ी बहू को इतने समय के बाद देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। आकाश, बड़ी बहू, तुम दोनों यहाँ? अजी देखिए, हमारे बच्चे आ गए हैं। माँ की करुणा और वेदना स्वर सुनकर आकाश की आंखों से आंसू भर आए। माँ, बाबूजी, आप इतने समय तक इतने दुख सहन कर रहे थे, मुझे एक फ़ोन नहीं कर सकते थे आप दोनों? अभी तक मुझसे नाराज़ हैं क्या? कहते हुए आकाश फपक फपक कर रोने पड़ा। बेटा, हम लोगों ने जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया
उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। यह हमारे उन्हीं कर्मों की सज़ा है जो हमें मिल रही है, भगवान हमें दे रहा है। बाबूजी रुंधे गले से बोले। उधर अपराध बोध की भावना के कारण माँजी बड़ी बहू से नज़रें मिलाने में भी असमर्थ थीं। चलिए माँ, पिताजी, पहले आप लोगों को अस्पताल ले चलते हैं और उसके बाद आप लोग हमारे साथ हमारे घर रहेंगे। बड़ी बहू ने आदरपूर्वक कहा, हमने बहुत अन्याय किया तुम्हारे साथ और तुम दोनों हमारी परेशानी के बारे में सुनते ही दौड़े दौड़े आ गए। बड़ी बहू, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। यदि वक्त रहते मैंने सही इंसान की पहचान कर ली होती तो आज हमें यह सब ना देखना पड़ता। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं तुम्हारी सेवा भाव और प्यार को पहचान नहीं पाई। पता नहीं क्या क्या बुरा सोचती रही तुम्हारे बारे में। कहते हुए माँ ने बड़ी बहू को अपने गले से लगा लिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही, जिसने बरसों पुराने उस मन में बसे मैल को धो डाला। बस माँ जी, बस, जो हो गया सो हो गया। अब पुरानी बातों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं। आपने हमें अपना लिया, यही हमारे लिए काफ़ी है। कहते हुए बड़ा बेटा और बहू उन्हें अस्पताल ले गए। लेकिन बेटा, अस्पताल का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। आप क्यों चिंता करती हो माँ, सब इंतज़ाम हो जाएगा। आकाश ने अपनी माँ को आश्वासन देते हुए कहा, आपके आशीर्वाद से मुझे भी अच्छी सी नौकरी मिल गई है और आपकी बहू भी घर पर सिलाई कढ़ाई का काम करके अच्छा कमा लेती है। अब पैसों की कोई कमी नहीं है। अस्पताल में ले जाकर माँ बाबूजी का इलाज करवाया। अब माँ बाबूजी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे। अस्पताल में बड़ा बेटा और बहू माँ पिताजी को अपने साथ अपने घर ले गए, जहाँ वह किराए के घर में रहते थे। देखिए माँ जी, यह है हमारा सपनों का घर। माँ बाबूजी को आपको भूख लग रही होगी, मैं आपके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। कहते हुए बड़ी बहू रसोई घर में चली गई और फटाफट खाना बनाने लगी। थोड़ी ही देर हुई थी कि बड़ी बहू लजीज खाना तैयार करके माँ बाबूजी के सामने हाजिर कर देती है। माँ बाबूजी, जिन्होंने इतने दिनों से अच्छा खाना खाया ही नहीं था, खाना देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी ऐसी करुणा दशा देखकर बड़ी बहू अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन मन ही मन यह सोचकर खुश होती, उसे अपने माता पिता के समान सास ससुर की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। आज बड़ी बहू ने अपनी आंतरिक सुंदरता से अपने सास ससुर का दिल जीत लिया था। अपनी भूल को सुधारते हुए पिताजी ने वसीयत दोबारा तैयार करवाई। दुकान पे तो राजेश छोटा बेटा पहले ही जुए में हार चुका था, लेकिन अब उन्होंने मकान अपने बड़े बेटे के नाम करते हुए छोटे बेटे और बहू को मकान खाली करने का आदेश दे दिया। बड़ी बहू ने मेहनत और त्याग और अपनेपन से अपने सास ससुर के दिल में जगह बना ली। आज इसी सोच की जीत हुई कि सूरत नहीं, सीरत अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? मनोरमा जी ने जो अपनी बड़ी बहू के संग किया था, क्या वो सही किया या गलत? फिर भी बड़ी बहू ने अपने दिल में कोई मलाल नहीं रखते हुए उनकी सेवा की। आप उनके रिश्ते को क्या नाम देंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।